का सुंगे बुनियाद अपनी नानी के हाथ से रखवा दिया था। तामीर का काम जोरों से शुरू हो गया था। सारा मटेरियल बिलाल ने फराहम करना था। बाकी सारी जिम्मेदारी अल-अजीज कंस्ट्रक्शन कंपनी की थी। जून का महीना शुरू हो चुका था। कुछ स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी थीं और कुछ में होने वाली थीं। तोशी ने एक दिन मोहसिन को खुशखबरी दी कि वो माँ बनने वाली है। मोहसिन और उसकी माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। नोशी और वलीद अपने हनीमून से वापस लौट चुके थे। पार्टीज, डिनर्स, फैशन शोज, कंसर्ट उन दोनों का रोज़ का मामूल था। वलीद ने वापसी पर नाहिद से और पैसे लिए फजूल खर्ची कारून के खजानों को भी खा जाती है। एक दिन रात को वलीद ने नोशी से कहा था, नोशी हमारी शादी को 3 माह हो चुके हैं, बहुत इंजॉय कर लिया, अब कुछ काम भी किया जाए, मेरी जो सेविंग थी सब खत्म हो गई है। वलीद ये बोलकर परेशानी से सोफे पर बैठ गया। नोशी ने देखा तो वो उसके पास आई और उसके पहलू में बैठ गई। तुम परेशान क्यों होते हो? मेरे पास बैंक में 8-10 करोड़ पड़े हैं, वो ले लो, नोशी ने तसल्ली दी थी। नोशी 8-10 करोड़ से किया होगा? तुम्हें पता है जिस दिन से हमारी शादी हुई है 3 माह में 7 करोड़ खर्च हो गए हैं। वैसे भी मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, करोड़ों की जायदाद है, मेरे हिस्से में आती मजाल है। पीर दाविद हाशमी मेरे वालिद मुतहर्रिम इसमें से कुछ दे, कहते हैं गांव आ जाओ और गुद्दी संभाल लो, वही छूटी सोच। चाचू अकील हाशमी को देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एक सिरामिक्स की फैक्ट्री थी और अब 3 है। उनके बेटे को देखो नालायक, चाचू कहता है बिजनेस पर तवज्जो दो और वो जनाब सुना है किसी मोची के पास बैठता था। वलीद का ये जुमला सुनकर नोशी को उन 3 माह में पहली बार बिलाल याद आया था। वो भी किसी मोची के पास जाया करता था। मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, वलीद ये बोलकर वहाँ से चला गया। वर नोशी परेशान खड़ी अपने शौहर को जाता हुआ देख रही थी। जमाल और नाहिद को खबर थी कि जहाँ आरा बेगम और तोशी बिलाल से मिलती रहती है, मगर वो दोनों खामोश थे। तोशी अब किसी की बीवी थी और उसका शौहर बिलाल का बहुत अच्छा दोस्त था। और जहाँ आरा बेगम की बात थी, वो दोनों जानते थे कि वो बिलाल को किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकती थी। जहाँ आरा बेगम और तोशी ने बिलाल के लिए बहुत सारी लड़कियां देखें, उन दोनों की नज़र मारूख पर जाकर ठहर गई, मगर उन्होंने फरा से किसी किस्म की बात नहीं की थी। वजह ये थी, पहले वो बिलाल से पूछना चाहती थीं और बिलाल का सारा फोकस अपने स्कूल की बिल्डिंग पर था। इसलिए बात एक डिनर से आगे नहीं बढ़ सकी। जब फरा ने बिलाल की नानी और कजिन को खाने पर बुलाया था, वहीं पर मारूख पर उनकी नज़र ठहरी थी। मोहम्मद तुफैल ने बाकी के 5 लाख भी बिलाल को वापस कर दिए थे। बिलाल ने जो रुपए अपने घर के लिए बचा के रखे थे, वो भी सारे वो अपने स्कूल में लगाना चाहता था। सबसे पहले बिलाल ने बाबा जुम्मा के दिए हुए 20 लाख को अपने स्कूल की बुनियादों पर खर्च किया था। दिलशेर खान और हसीब हसन वापस आ चुके थे। जब दिलशेर खान को सारे मामले की खबर हुई तो एक दिन जमाल रंधावा के ऑफिस में दिलशेर खान ने कहा, रंधावा साहिब बहुत मुबारक हो, अपने बच्चियों का फ़र्ज़ अदा कर दिया है। लेकिन ये बोलकर दिलशेर खान खामोश हो गया। लेकिन क्या खान, मैं पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे लेकिन क्या? जमाल रंधावा जाना चाहते थे। अपने बिलाल के साथ अच्छा नहीं किया रंधावा साहिब, वो बच्चा ऐसा नहीं है। दिलशेर खान, तुम भी ऐसा सीन ऐसा सोचते हो? जमाल रंधावा हैरत से बोले, नहीं रंधावा साहिब, मैं ऐसा मानता हूँ। बिलाल ऐसा हो ही नहीं सकता, ये किसी की साजिश है। दिलशेर खान के एतमाद ने जमाल रंधावा को सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो दिलशेर खान की जहानत का कायल था हमेशा से। खान साहिब, मैं अगले हफ्ते अमेरिका जा रहा हूँ, 1-1.5 महीना लग जाएगा। वहाँ पर मेरे वापस आने तक आप इस साजिश का पता लगाएं। वापस आते ही मुझे सारी रपवत चाहिए, जमाल रंधावा सोचते हुए बोले थे। इंशाल्लाह रंधावा साहिब, मैं बिलाल पर लगी इस तोहमत की हकीकत सामने ज़रूर लेकर आऊँगा इंशाल्लाह, दिलशेर खान ने यकीन के साथ कहा था। क्या सोच रहे हो वलीद? मैं देख रही हूँ पिछले चंद दिनों से तुम चुपचाप हो, हम कहीं बाहर भी नहीं गए। नोशी ने फिक्रमंदी से पूछा, कितने दिन हो गए हैं, तुमने मुझे कोई गिफ्ट भी नहीं दिया। वलीद ने अपनी शादी के बाद से न जाने कितने परफ्यूम्स नोशी को गिफ्ट किए थे। शायद ही कोई फ्रांसीसी सेनेट हो जो वलीद ने नोशी को गिफ्ट ना किया हो। क्यों ना करता, इसकी माँ का पैसा जो था। कौन सा? वलीद की अपनी जेब हल्की हो रही थी। नोशी इस सब से बेखबर थी। नोशी मेरा एक दोस्त है, दुबई में इसका परफ्यूम्स का बिजनेस है। कल की बात है, यहाँ पर धक्के खाता था और आज बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो अपने भाई को भी बिजनेस शुरू करके देने लगा है। इसने मुझे ऑफर की है कि हम पार्टनरशिप कर लेते हैं।
20 मिलियन दिरहम की इन्वेस्टमेंट है, 10 मिलियन दिरहम इसके और 10 मिलियन दिरहम मेरे। मैंने पीर साहब से पैसे मांगे थे, वो देने को तैयार नहीं। चाचू के पास गया था, वो कहने लगे अपने बाप से लो, उसके पास बहुत पैसा है। 10 मिलियन दिरहम, नौशी ने खुद से कहा। जी हाँ, 10 मिलियन दिरहम यानी 27 करोड़ रुपया मेरे पास खुद के 7 करोड़ थे, वो मैंने। वलीद ये कहकर खामोश हो गया। मेरे पास 10 करोड़ हैं, वो तुम ले लो, मैंने बैंक से पता किया था, नौशी ने कहा। पहली बात तो ये 10 करोड़ से कुछ नहीं होगा, और दूसरी बात मुझे तुमसे पैसे नहीं लेने। तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। वलीद, तुम घर वालों की फिक्र ना करो, मैं उन्हें थोड़ी बताऊंगी ये मेरे पैसे हैं। नौशी, तुम बात समझो, मैं ये 10 करोड़ ले भी लूँ, बात फिर भी नहीं बुनती। वलीद ने बेजारी से कहा। मेरे नाम पर 2 पिलजी और 2 घर हैं, तुम उन्हें बेच दो, उनके पेपर बैंक लाकर में रखे हुए हैं, मैं कल तुम्हें ला दूंगी। प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स वगैरह तुम खुद ही देख लेना, उनका क्या करना है। मैंने तुम्हें बताया था ये घर मेरा नहीं है, रेंट पर है। वलीद ने परेशानी से कहा था, मुझे मालूम है, तुमने जिक्र किया था मेरे छोटे वाले घर हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं। नौशी ने मशवरा दिया था। लोग क्या कहेंगे, बीवी से रुपए भी लिए हैं बिजनेस के लिए और उसी के घर में भी रह रहा है, और आंटी क्या सोचेंगी मेरे बारे में, वो तो मुझे बड़ा खुददार समझती है। नौशी, तुम रहने दो, मैं कुछ और देखता हूँ, वलीद ने मक्कारी से कहा था। वलीद, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी इस बारे में, पापा और तोशी जानते हैं। पापा वैसे भी 1-2 दिन के बाद अमेरिका जा रहे हैं, और तोशी ने पिछले 3 महीने से मुझसे कोई राब्ता नहीं रखा है। मामा और शुएब भाई को सिर्फ इतना पता है कि पापा ने हम दोनों बहनों के नाम पर कुछ खरीदा है, मामा को डिटेल का नहीं पता। वलीद, तुमने उन 3.5 महीनों में मुझे ज़माने भर की खुशियाँ दी हैं, जो मैंने मांगा तुमने लाकर दिया, जैसा मैंने कहा तुमने वही किया। तुमसे शादी से पहले मैं डरी हुई थी। तुमने मेरे सारे डर सारे खदशे दूर कर दिए हैं, मुझे तुम पर पूरा एतमाद है। तुम जो कुछ कर रहे हो सिर्फ मेरी खुशी के लिए, प्लीज़ मेरी बात मान लो, नौशी ने मोहब्बत से कहा था। मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारे घर नहीं रहूँगा, और यह कर्ज होगा जो मैं वापस करूँगा जैसे ही मेरा बिजनेस सीट होता है। हम दोनों दुबई शिफ्ट हो जाएंगे, इस तरह मेरी अपने बाप पीर दिविद हाशमी से भी जान छूट जाएगी, और उनकी गुद्दी से भी जब भी मिलते हैं। बेटा, गुद्दी संभालो, मैं तंग आ गया हूँ। ये सुनकर मैंने गुलबर्ग में एक अपार्टमेंट देखा है, कल हम वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। वलीद और नौशी की इस गुफ्तगू के दौरान जमाल की नौशी को कॉल आई थी। हेलो पापा, बहुत लंबी उम्र है आपकी, अभी मैं वलीद से आपका जिक्र कर रही थी। नौशी ने जमाल से खुशी खुशी बात की थी। नौशी बेटी, तुम्हारी आवाज़ सुनकर मुझे सुकून मिल गया है। मैं परसों अमेरिका जा रहा हूँ, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कल रात का डिनर हम सब इकट्ठे करें। तुम दोनों की शादी के बाद से तुम बहनों को इकट्ठे नहीं देखा है, इसीलिए मैंने तोशी और मोहसिन को भी बुला लिया है घर पर। नौशी बेटी, वलीद से बात करवाओ। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? मैं नौशी को बता रहा था आप बिजनेस में मेरे आइडियल हैं। थैंक यू बेटा, अच्छा कल रात का डिनर मेरे साथ घर पर आ, जमाल ने वलीद से कहा। जी ज़रूर अंकल, जैसे आपका हुक्म। वलीद ने जमाल को अच्छे ताबेदार दामाद का तासुर दिया था, मगर कल तो हमने गुलबर्ग शिफ्ट होना था। नौशी ने याद करवाया वलीद को। हम परसों शिफ्ट हो जाएंगे अंकल के जाने के बाद, अंकल ने इतनी मोहब्बत से बुलाया है। वलीद, वाकई मामा का इंतखाब लाजवाब था, तुम बहुत अच्छे हो, मेरी सोच से बढ़कर। नौशी पूरी तरह वलीद के जाल में फंस गई थी। सब कुछ वलीद के प्लान के मुताबिक हो रहा था। एक एक बात इरम और वलीद ने डिस्कस की थी नौशी से मुताल्लिक। नौशी, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम्हारे घर वालों को पता चल गया तो मैं अपने आप को हल्का महसूस करूंगा। वलीद ने अपने बनाए जाल पर एक और गिरा लगाई। वलीद, मुझे तो तुम पर पूरा एतमाद है, तुम भी यकीन कर लो मुझ पर, यह बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। नौशी ने वलीद को यकीन दिलाया। वलीद के चेहरे पर जीत की मुस्कुराहट उभरी, इसने नौशी को गले लगा लिया था। नौशी, मुझे भी तुम पर पूरा एतमाद है। वलीद ने गिलबर्ग वाला फ्लैट नौशी ही के नाम पर खरीद रखा था, नौशी के एतमाद को बहाल रखने के लिए। डिनर से फारिग होने के बाद घर के सब अफराद लाम में बैठे हुए थे। 29 जून बरोज़ इतवार 2014 रात के 10 बज रहे थे। जमाल रंधावा ने गिलशेर खान को आवाज़ लगाई। गिलशेर खान ने 2 लिफाफे सामने प्लास्टिक की मेज़ पर रखे और वापस चले गए वहाँ से। मेरे अब्बा जी सब लोगों से कहते थे कि अपनी बच्चियों को विरासत से हिस्सा दो, जहेज़ मत दो। इसीलिए मैंने अपनी बेटों को उनका हिस्सा शादी से पहले ही दे दिया था। जहां आरा बेगम के चेहरे पर एक तंज ये मुस्कुराहट उभरी अपने बेटे जमाल की बात सुनकर, मगर वो खामोश रही क्योंकि जमाल अपने दामादों के साथ बैठा हुआ था। ये बेटा, तुम दोनों के लिए मेरी तरफ से सलामी है।
ये 2 चेक हैं, एक 1 करोड़ के, एक वलीद बेटा तुम्हारे लिए और दूसरा मोहसिन बेटा तुम्हारे लिए। मोहसिन ने ये बात सुनकर तोशी की तरफ देखा जो अपनी दादी के साथ वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी। तोशी ने अपनी दादों की तरफ देखा जिन्होंने आंख से हाँ का इशारा कर दिया था। तोशी ने भी मोहसिन को चेक लेने का इशारा दे दिया। आंखों ही आंखों में नाहिद ये सब कुछ देख रही थी। वलीद ने ये सुनकर अपनी सास नाहिद की तरफ देखा जिसने नहीं का इशारा दिया। नोशी अपनी माँ के साथ बैठी हुई थी जिसे अपनी माँ के हुक्म की खबर हो चुकी थी, मगर वो खामोश रही। जमाल ने पहले वो लिफाफा जिसमें 1 करोड़ का चेक था वलीद की तरफ बढ़ाया जो कि जमाल के दाएं हाथ वाली कुर्सी पर बैठा था। सर, मुझे सिर्फ आपकी दुआओं की ज़रूरत है, इस सलामी की नहीं, ये मैं नहीं ले सकता। वलीद ने 2 टोक बात कर दी और वो चेक नहीं पकड़ा। जमाल ने वो चेक मेज़ पर रख दिया। जमाल ने दूसरा लिफाफा उठाया और मोहसिन की तरफ कर दिया जो कि जमाल के बाईं तरफ बैठा था। वलीद ने सही कहा है अंकल, आपकी दुआएं ज़्यादा अहम हैं इस चेक के मुकाबले में। ये चेक मैं आपकी बेटी के कहने पर ले रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है वलीद जितनी दुआ तो आप मेरे लिए भी करेंगे। तोशी अगर ना भी कहती फिर भी मैं ये रख लेता। मेरा दोस्त बिलाल कहता है किसी की मोहब्बत को इनकार मत करो और मांगो सिर्फ अल्लाह से, क्योंकि देने वाला सिर्फ वो है। अंकल, आपकी मोहब्बत समझकर ये चेक मैं ले रहा हूँ जिसकी वजह से आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, यानी आपकी बेटी। ये रकम मेरी अमानत है, इसके पास मुझे जब भी ज़रूरत होगी मैं अपनी बीवी से ये रकम ले लूँगा। तोशी जी, ये रकम मेरी है और आपके पास अमानत के तौर पर पड़ी है। मोहसिन ने SMS को इशारा किया जो आइसक्रीम की ट्रे लेकर आया था। SMS ने वो चेक लिफाफे समेत तोशी को पकड़ा दिया। मोहसिन से लेकर सब खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे। आइसक्रीम खाने के बाद सब जा चुके थे, सिर्फ जहां आरा बेगम लान में बैठे थीं और वो बिलाल के रोम को देख रही थीं और उनकी आंखों में आंसू थे। SMS ने जाके जमाल को इत्तला दी थी कि बड़ी बेगम साहिबा अभी भी लाने ही बैठे हैं, चली माँ जी अंदर चली, बहुत रात हो गई है। जमाल ने साथ वाली कुर्सी पर बैठे हुए कहा था। बेटा तो सिर्फ अपनी बीवी की कही हुई बातें याद रखता है, आज अपने बाप की बात तुझे कहाँ से याद आ गई और मेरी बात तुम एक कान से सुनते हो और दूसरे से निकाल देते हो। माँ जी, मैंने वो 50 एकड़ ज़मीन खरीदी है, अब बिलाल को बुलाएं, इसके नाम पर मैं रजिस्ट्री और इंतकाल करवा देता हूँ। जमाल रंधावा, वो 50 एकड़ तुझे मुबारक, मैंने बिलाल से बात की थी, इसे वो ज़मीन नहीं चाहिए, इसने जाते हुए तेरी खैरात तुझे वापस किया नहीं। बेटा, जिस दिन तूने पहला चेक अपनी बीवी से छोप कर दिया था, इसने उसी दिन वो चेक मुझे वापस कर दिया था। मैंने लेने से इनकार किया तो बोला नानो मैं मामूजान का दिल रखने के लिए ये चेक लेता रहूँगा मगर केश कभी नहीं करवाऊँगा। ऐसा ही था, वरना मेरा बच्चा इतनी तंगी से गुजारा ना करता। जमाल रंधावा, तेरा बाप कहा करता था औरत की तरह मर्द भी 4 रिश्ते निभाता है। ना तो जमाल तुम अच्छे बेटे बन सके और ना ही अच्छे भाई, तोशी के अलावा तेरे दोनों बच्चों का अल्लाह ही मालिक है। हाँ, बीवी की जी हुजूरी में तुमने हक अदा कर दिया है। तेरे बाप की कही हुई बात तुमने ईमानदारी से साबित की है। माँ जी, बातों से गुजारा नहीं होगा, जूता पकड़ी और इसरन मुरीद को मारी। जमाल रंधावा रोते हुए अपनी माँ के कदमों में गिर गया था। जमाल रंधावा जोर जोर से रो रहा था। जहां आरा की ममता जाग उठी, उन्होंने जमाल को उठाया अपने कदमों से और अपने सामने कुर्सी पर बैठा। जमाल, अब भी अपने घर को बचा लो, मैं मजीद चौकीदारी नहीं कर सकती। तुम्हारे बेटे के लक्षण ठीक नहीं है। मैं कल बिलाल के पास जा रही हूँ हमेशा के लिए, जहां आरा बेगम ने अपना फैसला सुना दिया था। अगले दिन जमाल रंधावा 1.5 माह के लिए अमरीका चले गए। वलीद ने भी डिफेंस से गुलबर्ग जाने का फैसला कर लिया था। वलीद ने एक फर्निश्ड घर लिया हुआ था किराए पर, इसलिए इसे शिफ्ट करने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। नोशी के बाप ने इसे जहेज नहीं दिया था जिसका मसला होता। बिलाल ने भी मियाँ महमूद का घर छोड़ने का फैसला कर लिया था, जिसकी 2 वजूहात थीं। पहली, मियाँ महमूद ने 4 माह का किराया इससे नहीं लिया था जब से बिलाल घर में शिफ्ट हुआ था, और दूसरी वजह उसकी नानी थी। नानी उम्र रसीदा खातून थी। वो घर की सीढ़ियाँ बार बार उतर और चढ़ नहीं सकती थीं और बिलाल के पास घर का अपर पोर्शन था। बिलाल ने अपना मसला तारिक रामे को बताया था। तारिक रामे ने मियाँ महमूद को लंदन इत्तला दी फ़ोन करके। रामे साहिब, वो अच्छा लड़का है, ऐसा किरायादार किधर मिलता है, इसे मेरा कोई भी 5 मरले का घर दे दें किराए पर। हाँ, किराया पूरा लीजिएगा, वो खुददार बंदा है, वरना वो घर नहीं लेगा। मियाँ महमूद ने तारिक को जवाब दिया था। ठीक है मियाँ साहिब।
मैं भी यही चाहता था। तारिक रामे ने फ़ोन बंद कर दिया। तारिक रामे ने मियाँ महमूद का 1 साल पुराना घर, जो कि चंद दिन पहले ही खाली हुआ था, जिसके सामने पार्क भी था, वो किराए पर दे दिया था। बिलाल की नानी को वो घर बहुत पसंद आया था। वो घर छोटा ज़रूर था, मगर हवादार और रोशन था। घर के गैराज में एक गाड़ी भी आराम से खड़ी हो सकती थी और दूसरी गाड़ी घर के बाहर पार्क के साथ खड़ी हो सकती थी। और सबसे अच्छी बात, वो बिलाल के स्कूल के भी नज़दीक था। रमज़ान का महीना शुरू हो चुका था। दिन भाग रहे थे, जिसका अंदाज़ा वलीद हाशमी को था। वलीद ने महीनों का काम दिनों में मुकम्मल किया। इसने नोशी के दोनों प्लाजे, दोनों मकान दिनों में सेल कर लिए थे। अगर 10 करोड़ की चीज़ 8 में मिले तो इसके 10 का हुक होते हैं। यही कुछ वलीद ने नोशी की प्रॉपर्टी के साथ किया था। इसने 10 मिलियन दिरहम हुंडी के दरी दुबई ट्रांसफ़र कर दिए थे। नोशी से वो बैंक वाले 10 करोड़ भी ले चुका था। इस दौरान वलीद 1 हफ्ते के लिए दुबई भी गया था, जहां पर इसने अपने और इरम के लिए एक फ्लैट भी खरीद लिया था। 1 हफ्ते के दौरान इसने अपनी एक कंपनी भी बनाई और अपने और इरम के रेजिडेंस वीज़ा के लिए कागजात भी जमा करवा दिए। इमिग्रेशन के अंदर वलीद के दोस्त ने इसे यकीन दहानी करवा दी थी कि अब तुम जाओ, 6-7 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा और इरम का वीज़ा निकल आएगा। वलीद ने ये सारे काम जुलाई के 1 महीने में कर लिए थे। किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई थी। मीठी ईद आके फीकी हो गई। वलीद हाशमी आज़ादी के महीने से पहले पहले नोशी और अपने रिश्ते से भी आज़ादी चाहता था। वलीद ने अपना काम इंतहाई महारत से किया था। इसने नोशी को कोई 52 करोड़ का टीका लगाया था, जिसमें इसके दोनों घरों और प्लाजों की कीमत और 10 करोड़ रुपए नकद थे। इसमें वो 7 करोड़ रुपया शामिल ही नहीं था जो वलीद ने नाहिद से लिया था। इलेक्शन अभी बहुत दूर थे और नाहिद अपनी सीट हार चुकी थी। इलेक्शन से पहले ही अब वलीद की नज़र नोशी के उन गहनों पर थी जो इसने शादी की पहली रात को पहने हुए थे, जो अब तक इस वजह से महफूज थे कि वो नोश रंधावा हाउस छोड़ गई थी अपने वलीमा के बाद गलती से। वलीद अब किसी ऐसी वजह की तलाश में था जिसको जवाज़ बनाकर वो नोशी से जान छड़ा सके। झूठे इल्ज़ाम से बेहतर क्या वजह हो सकती है। अगस्त का महीना शुरू हो चुका था। एक दिन इरम और वलीद की मुलाकात हुई इस फ्लैट में जहां पर इरम अंडरग्राउंड हुई थी। इरम, डार्लिंग, मैं चाहता हूँ नोशी के बाप के आने से पहले पहले हम लोग दुबई निकल जाएं। मुझे लगता है बाद में हमारे लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे, बहुत सारे मसाइल। समझ नहीं आ रहा है कैसे जान छिड़ूं इस पागल लड़की से। वलीद ने इरम से अपना मसला बयान कर दिया था। वेरी सिंपल इल्ज़ाम लगा दो अपनी बीवी पर। यही सबसे आसान और कारआमद तरीका है किसी से बदला लेने का, किसी को रुस्वा करने का, किसी से जान छुड़ाने का। अब तो लोग झूठा इल्ज़ाम लगाकर अपनी बीवी को कत्ल भी कर देते हैं। ये तो जाने मन छूटी सी बात है। इरम वासती ने अपने तरकश से एक और तीर निकाला। इस दफ़ा इसका शिकार नोशी थी। क्या इल्ज़ाम लगाऊं अपनी बीवी पर? वलीद ने अपनी कमान नोशी की तरफ कर ली। सिर्फ तीर चिल्लाना बाकी था। पहले तुम मुझे ये बताओ, हमारे वीज़े कब तक आ जाएंगे? 3 से 4 दिन के अंदर अंदर। तुम आज से देवदास हो। तुम्हें आज ही अपनी बीवी के अफेयर का पता चला है, जो शादी से पहले ही अपने मंगेतर के साथ वो सब कुछ कर चुकी थी जो शादी के बाद होता है। इस तरह तुम अपनी बीवी को तलाक भी दे सकते हो और तुम जालिम भी नहीं बनोगे। मैं तो मजलूम बन गया, फिर जालिम कौन होगा? वलीद ने तजस्सुस से पूछा। हम एक बार फिर मजलूम ही को जालिम बना देंगे। इरम ने अपने तीर पर जहर के कतरे डाले, वो जहर जो ना जीने देता है और ना मरने देता है। झूठे इल्ज़ाम का जहर। इरम, मुझे अब तक समझ नहीं आई तुम क्या कह रही हो। वलीद ने इरम को गौर से देखा। इरम के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। एक दिन ये दोनों बहनें बुटीक पर अपने ऑफिस में बैठी हुई थीं। सख्त सर्दी थी और बाहर बहुत ज़्यादा धुंध थी। सारे स्टाफ को उन्होंने छुट्टी दे दी और ख़ुद पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। बाहर सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड था। मैं भी वहाँ से आ गई थी। फिर मुझे याद आया मैं अपने पोर्शन की चाबियां वहीं ऑफिस में भूल आई हूँ। मैं वो चाबियां लेने के लिए वापस गई तो ये दोनों बहनें ऑफिस के अंदर हंस हंस करके सर पैसर कर रही थीं। मैंने गौर किया तो तुम्हारी साली तोशी अपनी बहन नोशी को तंग कर रही थी कि वो मुलाकातें, उनकी कहानी फिर से सुनाओ जो उसके और बिलाल के दरमियान हुई थी। तुम्हें याद है वो जौहर टाउन की तेल मेहंदी जहाँ मैंने तुम्हें भेजा था? इस रात तुम्हारे आने के बाद नोशी को चंद लड़कों ने उठाने की कोशिश की थी। इसके बाद बिलाल ने कोई चक्कर चलाया तो वो लड़के घर आकर मुआफ़ी मांग कर गए थे नोशी से। इसके बाद असल कहानी शुरू हुई थी। फिर तुम्हारी बीवी अपने इस वक्त के मंगेतर से इसके कमरे में मिलने के लिए जाती थी। रात के पिछले पहर एक दिन ये इसके गिले भी लग गई थी। गिले लग गई थी? ओ, वलीद ने चौंक कर पूछा। वो बिलाल था, वलीद थोड़ी ना था।
घबराओ मत और सुनो। तब बिलाल ने कहा था, ये गुनाह है, कबीरा गुनाह। आप अभी मेरे निकाह में नहीं हो। बिलाल तुम्हारी बीवी को काफ़ी पिलाता था और उसके पसंदीदा बिस्कुट भी खिलाता था। उन मुलाकातों के दौरान, उन सर्द रातों की मुलाकातों के बारे में दोनों बहनों और बिलाल के अलावा सिर्फ मुझे मालूम है, जिसकी उन तीनों को खबर नहीं है। वलीद, तुमने सिर्फ इतना करना है, तुमने उन सारी साफ सुथरी मुलाकातों को, जिसमें बिलाल ने इस एक वाकया के अलावा तुम्हारी बीवी को आंख उठाकर भी नहीं देखा था, एक गंदा रंग देना है, जिसमें हर रात नौशी और बिलाल हवस के बिस्तर पर अपनी अपनी भूख मिटाते थे। तुमने बिलाल की पाक मोहब्बत को नापाक भूख की शक्ल में बदलना है। याद रखो, तुम्हें ये सब कुछ आज ही बिलाल ने खुद बताया है। ऐसा तुम अपनी बीवी से कहोगे। बिलाल बदला लेना चाहता था नौशी से, वो नौशी को बर्बाद करना चाहता था। ये भी बिलाल ने तुमसे कहा था। क्या शैतानी दिमाग है तुम्हारा इरम वास्ती? ओ वलीद ने खुशी से कहा था। तुम कल ही वकील से बात करके तलाक के कागजात तैयार करवाओ। जब तक तलाक के पेपर तैयार नहीं हो जाते और हमारा वीज़ा नहीं आ जाता, तुम नौशी से कुछ नहीं कहोगे। उधर हमारा वीज़ा हमारे हाथ में, उसी लम्हे नौशी के हाथ में तलाक के पेपर देकर ज़बानी तलाक दे देना और उसके घर रुखसत कर देना, और हम उसी दिन फ़लाइट लेकर दुबई। ये है वलीद हाशमी मेरा प्लान, इरम वासती ने मक्कारी से कहा था। मैं सोच रहा हूँ नाहिद की जगह पीर साहिब से कहकर तुम्हें ही एमएनए बनवा दूँ। दोनों ने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया था। इरम और वलीद अपनी कामयाबी पर और नौशी की बेवकूफ़ी पर हंस रहे थे। काफ़ी देर बाद आरम ने वाइन के 2 पैक बनाए। मेरे देवदास करैक्टर में आओ और पियो, इरम ने रेड वाइन का गिलास वलीद को देते हुए कहा था। चीरज़ मेरी चंदरमक्खी। वलीद ने गिलास से गिलास टकराया और रेड वाइन हटावत पी गया। इरम ने दूसरा पैक बनाया और पीने से पहले बोली, वलीद, तुम्हें आज ही अपनी बीवी के अफेयर के बारे में पता चला है और तुम अपना गम भुलाने के लिए शराब पी रहे हो। एक्टिंग ज़बरदस्त करना देवदास की। इरम ने अपने प्लान का आखिरी पार्ट अच्छी तरह वलीद को समझा दिया था। इसके बाद वलीद गुलबर्ग अपने फ्लैट पर पहुंचा। इसने प्लान के मुताबिक नौशी से बदतमीज़ी की और बुरा भला कहा, इसके किरदार पर उंगलियां उठाईं। अंदर की बात इसे नहीं बताई। नौशी सारी रात परेशान रही। वलीद का ये रूप देखकर आज दोपहर को ही नाहिद और शुएब 3-4 दिन के लिए मलेशिया गए थे। अपने बिजनेस टूर के सिलसिले में नौशी बहुत परेशान थी। नौशी को खबर थी उसकी दादी बिलाल के पास चली गई है। तोशी अलग इससे नाराज़ थी। शादी के बाद से इन दोनों बहनों की सिर्फ एक मुलाकात हुई थी, वो भी 1.25 महीना पहले। डिनर पर भी दोनों बहनों के दरमियान बातचीत नहीं हुई थी। अगले 2 दिन भी नौशी ने वहाँ उसी कर्ब में गुजारे थे। दिन में वलीद इरम के फ्लैट पर होता उसके साथ और रात को वो शराब पीकर आ जाता था और नौशी को बेवफाई ताने देता रहता था। 11 अगस्त को वलीद के सारे काम मुकम्मल हो चुके थे। इसका वीज़ा और टिकट इसके हाथ में था। तलाक के कागजात वकील ने इसे दे दिए थे। अब सिर्फ इसने तलाक का ऐलान करना था। इस शाम 5 बजे के करीब वलीद अपने फ्लैट में आया था। नौशी इसे इस वक्त देखकर हैरान हो गई थी। पिछले 3 दिन से वो रात को लेट कर आता था और नौशी से लड़ता झगड़ता और सो जाता और सुबह उठकर इरम के फ्लैट पर चला जाता था। इस दिन वलीद ने शराब भी नहीं पी हुई थी। ये लो नसीम जमाल रंधावा, तुम नसीम वलीद हाशमी ना बन सकी। वलीद ने तलाक के कागज़ नौशी को पकड़ा दिए। नौशी का रंग पीला फक हो गया था। वलीद के हाथ से कागज़ पकड़ते हुए इसके हाथ कांप रहे थे। नौशी की आंखों में खौफ था। बिस्तर तुम बिलाल का सजाती रही हो और शादी मुझसे कर ली। ओ वलीद ने हिकारत से कहा था। नौशी, तुम एक गंदी औरत हो। वलीद ने दूसरा तीर सीधा निशाने पर लगाया था। वलीद, ये क्या कह रहे हो तुम? नौशी ने वलीद का ग्रीबां पकड़ते हुए कहा था। जो तुमने सुना, तुम बिलाल से इसके कमरे में मिलने नहीं जाया करती थी। उसके बाद तुम दोनों। नौशी, मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है, तुम्हें करते हुए ना आए। ये सब झूठ है, बकवास है, तोहमत है मुझ पर। मैं ऐसी नहीं हूँ वलीद, खुदा के लिए मेरा यकीन करो। नौशी ने वलीद का गिरबयान छोड़कर फौरन हाथ जोड़ लिए। इसके सामने तलाक के कागज़ देखने से पहले ही उसके हाथ से गिर गए थे। जब नौशी ने गुस्से से वलीद का गिरबयान पकड़ा था। नौशी, तुम सिर्फ मुझे ये बताओ, तुम इससे मिलने इसके कमरे में जाती थी? वलीद ने गुस्से से पूछा। हाँ, ये सच है, मगर इसने वलीद ने नौशी को बात पूरी नहीं करने दी। इसने तुम्हें भी नहीं छोड़ा। नौशी, तुम ये मान लो, तुम उसके बहकावे में आ गई थी। तुमने मुझे क्यों ये सज़ा दी, आखिर क्यों? वलीद ने नौशी को गुस्से से धक्का दिया। वलीद, मेरी बात का यकीन करो, तुम मेरी ज़िंदगी में पहले मर्द हो जिसने मेरे जिस्म को छुआ है। ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा मैं इसके गिले लगी थी, वो भी मेरी गलती थी। नौशी फर्श पर बैठी हुई बोल रही थी। सब झूठ, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त
नहीं वलीद नहीं। नोशी अपनी जगह से जल्दी से उठी और एक बार फिर वलीद के सामने मिन्नत समाजत करने लगी, हाथ जोड़कर रोते हुए। नसीम जमाल रंधावा में वलीद हाशमी, तुम्हें होशो हवास में तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। नोशी के हाथ जोड़े के जोड़े और मुंह खुला का खुला रह गया। हलाल चीज़ों में से नापसंदीदा इसके शौहर ने इसे के लिए पसंद की थी, यानी तलाक। नोशी की आंखों से आंसू टप टप जमीन पर गिरने लगे थे। इसका हल्क खुश्क था जैसे सदियों की प्यासी हो। नोशी अपने घुटनों पर बैठ गई। वलीद के कदमों के सामने उन दोनों के दरमियान तलाक के कागज़ खाकी लिफाफे के अंदर बंद थे। वलीद, ये तुमने जुल्म किया मेरे साथ। अल्लाह की किस्म बिलाल ने तो कभी मुझे छुआ तक नहीं था। नोशी ने बेख्याली ही में सही बिलाल की बेगुनाही की किस्म दे दी थी। ये सब कुछ मुझे बिलाल ने ही बताया है, वलीद ये कहकर वहाँ से चला गया था। नोशी ने अपनी तलाक के कागज़ गुस्से से पकड़े। नोशी की आंखों में इंतकाम के शोले थे। बिलाल, तुमने मुझे बर्बाद किया, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। नोशी ने ये कहा और अपने फ्लैट से निकल गई थी। इसने टैक्सी पकड़ी और रंधावा हाउस चली गई। रात 11 बजे इरम और वलीद की फ़्लाइट थी दुबई के लिए। वो दोनों 8 बजे एयरपोर्ट पहुंच गए थे। 8:30 बजे तक वो लोग बोर्डिंग से फारिग हो चुके थे। वलीद ने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया था। इरम का नया नंबर वलीद के दुबई वाले दोस्त के पास था, जिसके ज़रिए वलीद इससे राब्ते में था। इससे पहले शाम 7 बजे जमाल रंधावा वापस आए थे अमेरिका से। जब गिलशेर खान उनको लेकर रंधावा हाउस पहुंचा तो उसी लम्हे नोशी टैक्सी से उतर रही थी। शादी के बाद से नोशी और तोशी की गाड़ी रंधावा हाउस में खड़ी थी। वजह, नोशी वलीद की गाड़ी इस्तेमाल करती थी। नोशी किट्टी हुई पतंग की तरह चलती हुई घर के गेट से अंदर आई थी। इसके हाथ में वो खाकी लिफाफा था जिसको इसने मजबूती से अपनी मुट्ठी में जकड़ा हुआ था। जमाल रंधावा जब अपनी गाड़ी से उतरे तो उनकी नज़र अपनी बेटी पर पड़ी तो उनका कलेजा मुंह को आ गया था। नोशी ने अपने बाप को देखा तो रोते हुए जमाल के गले से लगते ही बेहोश हो गई थी। जमाल और गिलशेर खान ने इसे गाड़ी में डाला और करीबी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। जमाल ने नोशी को वार्ड में ले जाने के बाद सबसे पहले वलीद को फ़ोन किया था, जिसका नंबर बंद जा रहा था। जमाल ने नोशी के हाथ में वो खाकी लिफाफा नहीं देखा था। इस पर गिलशेर खान की नज़र पड़ी थी। गिलशेर खान ने वार्ड में जाने के बाद नोशी के हाथ से वो खाकी लिफाफा निकाल लिया था। वलीद के बाद जमाल ने नाहिद और शुएब के नंबर मिलाए। इन दोनों के नंबर भी बंद थे, मुख से बाहर होने की वजह से। आखिर में जमाल ने तोशी को अतला दी थी। गिलशेर ने वो लिफाफा जमाल के सामने कर दिया। रंधावा साहिब, ये नोशी बेटी के हाथ में था। गिलशेर खान एक दाना आदमी लिफाफा देखकर ही मजमून समझ गया था। जब जमाल रंधावा ने लिफाफा खोलकर तलाक के कागज़ देखे तो उनके पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन निकल गई थी। आसमान सर पर आगरा था। खान, मेरी बेटी बर्बाद हो गई। उस शायद जमाल रंधावा ज़मीन पर गिर जाते। गिलशेर खान ने उन्हें थामा और जमाल को हाल में पड़ी हुई सीटों में से एक पर बैठाया था। आधे घंटे के अंदर ही तोशी भी वहां पहुंच गई थी। क्या हुआ पापा नोशी को? तोशी ने फूली हुई सांस के साथ पूछा था। वो गाड़ी से उतरते ही हॉस्पिटल में दाखिल हुई थी। इमरजेंसी वार्ड के बाहर उसकी नज़र गिलशेर खान पर पड़ी थी, जो पानी का गिलास लिए जमाल रंधावा के सामने खड़ा था। जमाल के दाएं हाथ दूसरी सीट पर तलाक के कागज़ पड़े हुए थे। जमाल ने कनिपती हाथों के साथ वो कागज़ उठाकर तोशी की तरफ बढ़ा दिए थे। डाइवर्स। वलीद ने नोशी को डाइवर्स दे दी। तोशी ने वो पेपर देखने के बाद कहा था। तोशी ने एक हाथ अपनी कमर पर रखा और दूसरे से अपना सर पकड़ लिया था, इससे पहले कि वो गिर जाती। डॉक्टर मोहसिन ने इसे पीछे से आकर संभाल लिया था, जो गाड़ी पार्क करने के बाद इमरजेंसी के बाहर पहुंचा था। तोशी ने दुख से कहा, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया है? मोहसिन ने तोशी को जमाल के साथ वाली सीट पर बैठा दिया था। तोशी की आंखों से आंसू निकल आए, बगैर रोने के, बगैर आवाज़ के। गिलशेर खान को अब जमाल से ज़्यादा तोशी की फिक्र थी। इसने जल्दी से वही पानी का गिलास तोशी को पीने के लिए दिया था। तोशी, पानी पी लो। और मोहसिन ने फिक्रमंदी से कहा था, जो अब अपने घुटनों पर बैठा हुआ था तोशी के सामने। तोशी ने पानी पी लिया था, मगर वो खामोश थी। थोड़ी देर बाद एक लेडी डॉक्टर उनके पास आई। मोहसिन ने डॉक्टर को अपनी तरफ आते हुए देखकर कहा था, मैं डॉक्टर मोहसिन हूँ। लेडी डॉक्टर ने मोहसिन से बात करना मुनासिब समझा था। डॉक्टर मोहसिन, अब पेशेंट को होश आ गया है और हमने उन्हें इमरजेंसी से रूम में भी शिफ्ट कर दिया है। फ़िलहाल घबराने की कोई बात नहीं है। मगर डॉक्टर, इसे हुआ क्या? तोशी ने जल्दी से पूछा। फिक्र करने की कोई बात नहीं। पिछले 2-3 दिन से पेशेंट ने कुछ खास खाया पिया नहीं था, जिसकी वजह से उनका बीपी लो हो गया था और वो बेहोश हो गई थी।
डॉक्टर मोहसिन, हमने सारे टेस्ट कर लिए हैं। बाकी रिपोर्ट्स आने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। इस वक्त आप बेहतर जानते हैं क्या करना चाहिए। आप लोग उनसे मिल सकते हैं। ये कह के लेडी डॉक्टर